Hello students, this is another important topic of management accounting of unit second. The topic is break-even point. This is another important aspect of CVP analysis. Today we discuss about the break-even point. So basically, as you know very well, break-even point is that point there is no profit, no loss, or the point where total cost is equal to total sales. It is also known as break-even point. Break-even point, basically the point of production or sales at which the firm neither earn any profit or nor incur any losses. कोई भी प्रॉफिट ना तो वो कमाती है ना ही किसी जगह कोई लॉस उसको होता है। ऐसे पॉइंट को, ऐसे बिंदु को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो ये संस्था के लिए जो है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इट इज़ आल्सो नोन एज नो प्रॉफिट पॉइंट और जीरो लॉस पॉइंट और नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट भी उसको कहा जाता है। So different things we discuss in particular areas like the break-even analysis. So first thing I discuss with you the break-even analysis. So break-even analysis is used to find out the minimum level of production required. Break-even point जो analysis है, break-even analysis जो है basically मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड कितना है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ब्रेक-इवन एनालिसिस कर सकते हैं। सेकंड थिंग है इवैल्यूएट बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट को इवैल्यूएट करने में भी ब्रेक-इवन पॉइंट काफ़ी हद तक ब्रेक-इवन एनालिसिस आपकी काफ़ी हद तक रोल प्ले करता है। यूजेस क्या है इसके? दो तीन यूजेस बेसिकली हमने डिस्कस किए हैं। टू फाइंड अ सुटेबल प्रॉफिट मिक्स, सॉरी प्रोडक्ट मिक्स, एक सुटेबल प्रोडक्ट मिक्स को फाइंड आउट करने में बीईपी जो है एनालिसिस आपकी हेल्पफुल होती है। दूसरी है टू फाइंड आउट सेल्स रिक्वायर्ड टू रीच अ डिजायर रिवेन्यू या प्रॉफिट। डिजायर रिवेन्यू या डिजायर प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए कितनी सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी उसको फाइंड करने में भी हमारी ब्रेक इवन एनालिसिस काफ़ी हेल्पफुल होती है। तीसरा होता है प्रॉफिट एट सर्टेन प्राइस लेवल एंड सेल्स। प्रॉफिट जो है एक सर्टेन प्राइस लेवल पर और सेल्स पर कितना प्रॉफिट कंपनी को होगा, बिजनेस को होगा, उसको भी हेल्पफुल फाइंड करने में जो है ब्रेक इवन एनालिसिस आपकी हेल्पफुल होती है। ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली जो है हमने आपको डिस्कस किया कि सीबीपी एनालिसिस का कैन बी यूज टू डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट और लेवल ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एट विच रेवेन्यूज कवर्स ऑल फिक्सेस एंड वेरिएबल कॉस्ट रिजल्टिंग इन जीरो प्रॉफिट। तो सीबीपी एनालिसिस जो है कैन बी यूज टू डिटरमाइन बीईपी। बीईपी को यूज करती है, क्यों यूज करती है, और लेवल ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है इसको कहा जाता है जहां पर रिवेन्यूज कवर्स ऑल फिक्सेस एंड वेरिएबल कॉस्ट। जो ऐसा रिवेन्यू जो फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट को कवर करता है, रिजल्टिंग नो जीरो प्रॉफिट भी हम इसको कह सकते हैं, या संस्था होती है, तो उस केस में भी सीबीपी जो है सीबीपी एनालिसिस के एनालिसिस में बीईपी भी एक जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बीईपी जो है एक इम्पोर्टेंट तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो बीईपी पॉइंट जो होता है एक ऐसा पॉइंट है जहां पर point of production or sales at which the firm neither earn any profit or nor incur any losses। ऐसा पॉइंट है जहां तो कि जो है प्रॉफिट और प्रोडक्शन और सेल्स उस लेवल का होगा जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस जो है माना जाता है। In other words, we can say that the point where there is no loss have been made, it is known as break-even point. It is also known as no profit पॉइंट या जीरो लॉस पॉइंट भी इसको कहा जाता है। सम अदर डेफिनेशंस आल्सो गिवन बाय डिफरेंट accounting authors, and the first one is the break even point is that point of sale volume where total revenue and total expenses are equal। जहाँ पर टोटल सेल्स वॉल्यूम और टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंसेस जो है इक्वल होते हैं, इक्वल बराबर होते हैं, वहाँ पर जो है ब्रेक इवन पॉइंट एग्जिस्ट करता है। इट इज आल्सो सेड टू बी द पॉइंट ऑफ जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस। इसको जीरो जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस का पॉइंट भी कहा जाता है। ये डेफिनेशन है चार्ल्स टी हॉर्नग्रेन ने इसकी डेफिनेशन दी है। दूसरी डेफिनेशन है ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ कंपनी और यूनिट ऑफ कंपनी इज दैट लेवल ऑफ सेल्स इनकम which will equal to the sum of its fixed cost and its variable cost। जहां पर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट यानी कि टोटल कॉस्ट के बराबर आपका सेल्स वॉल्यूम होता है, सेल्स या वॉल्यूम या प्रोडक्शन वॉल्यूम होता है, उसको हम जो है ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। it given by Keller and Ferdinand। On the basis of this discussion we can say that there is no profit no loss of the firm and total revenue is equal to the total cost। कंट्रीब्यूशन मीन्स सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू द फिक्स कॉस्ट। जहां पर सी यानी कि कंट्रीब्यूशन यानी कि
सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हम फाइंड करेंगे तो उस कंट्रीब्यूशन मिलेगा, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द फिक्स कॉस्ट होगा तो उसको भी ब्रेक इवन पॉइंट में रखा जाता है। On the basis of above mentioned characteristics, VEP is also called as equilibrium point. Some people also know, uh, say that it is a equilibrium point or it is a balancing point, it is a critical point. So there are different names which we use in the break-even point. It may be mentioned that here the break-even point refers to that level of production which evenly breaks the cost and revenues, and hence the name. Same. And if the production and sales is increased beyond this point, there shall be a profit. अगर इस पॉइंट से ऊपर हमारी सेल्स आती है, दैट मीन्स देयर शैल बी अ प्रॉफिट, यानी कि कंपनी को उस पॉइंट के ऊपर सेल होगा यानी प्रॉफिट होगा. इफ इट इज डिक्रीज्ड फ्रॉम दिस पॉइंट देन देयर शैल बी अ लॉस टू द फर्म. अगर वो डिक्रीज होती है तो उससे नीचे को अगर हम जाते हैं तो लॉसेस जो है आपके आएंगे. ये आपका एक ग्राफ के तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं. सीबीपी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट ग्राफ इसको कहा गया है और यहाँ पर हमने ब्रेक इवन पॉइंट आपको दिखाया है. तो ये आप देखेंगे, इसको बहुत ध्यान से देखिए आप लोग. ये है आपका सेल्स इन रुपीज 50,000 50,000 का गैप है इसमें. 50 फिर 1 लाख 150 2 लाख 250 30 लाख 4 लाख 450 तक ये गया है. इधर नंबर ऑफ यूनिट्स है आपकी 100 200 300 400 500 600 800 तक ये गई है. और ये आपका लेवल है. यहाँ आप देखेंगे इस पॉइंट से आप स्टार्ट किया तो ये जो लाइन जा रही है ये आपकी फिक्स्ड एक्सपेंसेस या फिक्स्ड कॉस्ट हम इसको कहेंगे. फिर एक वेरिएबल कॉस्ट जो होती है ये आप देख रहे हैं, ये जो है ब्लैक लाइन, जो ब्लैक डॉट लाइन है ये आपकी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है. यानी कि वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है जो फिक्स कॉस्ट के ऊपर शुरू होती है. और फिर ये टोटल कॉस्ट जो है आप देखेंगे यहाँ पर ये सॉरी जो ब्लैक है, ब्लैक जो आती है वो आपकी टोटल एक्सपेंसेस दिखा रहा है. ब्लैक जो लाइन है वो टोटल एक्सपेंसेस को प्रेजेंट कर रहा है, यानी फिक्स प्लस वेरिएबल जो हो गए वो टोटल एक्सपेंसेस हो जाते हैं. फिर ये जो सेल्स, ये क्या है, टोटल सेल्स, इसको हम सेल्स लाइन कहेंगे, टोटल सेल्स लाइन है. तो आप देख रहे हैं जहाँ टोटल सेल्स और टोटल एक्सपेंसेस यानी टोटल कॉस्ट के जो एरिया है, पॉइंट है, वो जहाँ पर ये मिल रहा है उस पॉइंट को हम क्या करें, दिस इज द पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस, और इट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट भी इसको कहा जाता है. तो ये आप मिला रहे हैं, देख रहे हैं 2 लाख पे 4,400 यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं और यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि इसके नीचे अगर हम जाएंगे तो लॉस होना शुरू हो जाएगा और इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो प्रॉफिट. ये देखिए आप यहाँ पर टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट के बीच का जो एरिया है ये आपका प्रॉफिट होगा. यानी कि जितना ज्यादा आपका सेल्स का जो कर्व है वो ऊपर को बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका जो है प्रॉफिट बढ़ेगा. यानी कि अगर हम यहाँ जाएं तो ये यहाँ आ जाएगा और इससे अगर यहाँ बढ़ते हैं तो इसके ऊपर का जो एरिया यानी कि टोटल कॉस्ट आपकी यहीं रह जाएगी और वॉल्यूम आपका ऊपर बढ़ जाएगा. तो ये इस तरीके से जो सेल्स है वो आपकी यहाँ पर देखते हैं. और जो एरिया है बिटवीन द टोटल कॉस्ट एंड टोटल सेल्स के जो बिटवीन आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट जो भी एरिया आएगा वो आपका प्रॉफिट एरिया कहलाएगा. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. देन अजम्पशंस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, कुछ अजम्पशंस भी ब्रेक इवन पॉइंट की होती हैं, उन अजम्पशंस को हम देखते हैं. तो ब्रेक इवन पॉइंट या बीईपी एनालिसिस जो है हम इसको कहते हैं, बी एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस. तो बेसिकली अपॉन द डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट assumption. The first assumption is fixed and variable cost assumption की अगर हम बात करें तो the basic assumption of break-even analysis is that the all element of cost, जितने भी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हैं, चाहे वो प्रोडक्शन कॉस्ट हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो, सेलिंग कॉस्ट हो, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो, ये सभी तरह की जो कॉस्ट हैं कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्रू 2 मेन कैटेगरीज, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट. एंड उसको वेरिएबल को ही हम सेमी वेरिएबल में भी रखते हैं, सेमी वेरिएबल भी बनाते हैं इसका पार्ट, लेकिन जो मेन कॉस्ट है वो फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट ही रहती है. इन दोनों को मिलाकर टोटल कॉस्ट बनती है. दूसरा पॉइंट है आपका प्रोपोर्शनेट वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि इट इज अज्यूम दैट द वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट. ये अज्यूम किया जा सकता है इसमें कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट हो सकती है कब पर यूनिट होगी, एट ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन. लेकिन इन अदर वर्ड्स वेरिएबल कॉस्ट फ्लक्चुएट डायरेक्टली इन द प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन प्रोडक्शन. अगर वेरिएबल कॉस्ट एक पर यूनिट जो है वो कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन टोटल के रेशियो में अगर हम जाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट फ्लक्चुएट करेगी इन द डायरेक्टली फ्लक्चुएट करेगी इन द प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन प्रोडक्शन. जितना ज्यादा प्रोडक्शन चेंज होगा, इंक्रीज होगा, उतना आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी.
तीसरा assumption है certain and constant fixed cost. Fixed cost remain certain or constant at any level of activity from the zero production to full capacity. अगर हम बात करें तो वहां तक भी आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. फोर्थ assumption है अनचेंज सेलिंग प्राइस. ब्रेक इवन पॉइंट में ये भी देखा जाता है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट. सेलिंग प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, बट पर यूनिट at all level of production. There is no change in selling price despite increase or decrease in supply or demand of goods. चाहे वो सप्लाई एंड डिमांड ऑफ गुड्स में इंक्रीज और डिक्रीज हो या ना हो, लेकिन आपका जो सेलिंग प्राइस है वो अनचेंज रहना चाहिए. फिफ्थ है आपका लीनियर बिहेवियर. लीनियर बिहेवियर ऑफ डिफरेंट कॉस्ट इज लीनियर and like straight line will be draw if cost data are represented on a graph. ये आप देखते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन है वो यहाँ पर प्रेजेंट की जाती है, जहाँ पर भी हम डिफरेंट कॉस्ट लीनियर की अगर हम बात करते हैं. एंड इफ कॉस्ट डेटा आर रिप्रेजेंटेड ऑन अ ग्राफ पेपर्स, तो इसे एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी. एंड सिक्स इज टेक्नोलॉजिकल स्टेबिलिटी की बात हो रही है. मीन्स इट इज अज्यूम दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड for which break-even analysis is being made and there will be no change in production system. अगर कोई भी चेंज इन प्रोडक्शन सिस्टम में नहीं आया है तो इस पर्टिकुलर ईयर में, इस पर्टिकुलर पीरियड में, तो ब्रेक इवन एनालिसिस इज बीइंग मेड, उसको किया जा सकता है. इफिशिएंसी ऑफ मशीन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन की भी एनालिसिस हम कर सकते हैं. और सेवेंथ पॉइंट है नो रोल ऑफ स्टॉक. अगर हम देखें तो यहाँ स्टॉक का कोई रोल यहाँ नहीं मिलता है, क्योंकि आप सेल्स की बात करते हैं और बाकी हम कॉस्ट की बात करते हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट. प्रोडक्शन एंड सेल्स बोथ आर टेकन एज इक्वल, दोनों को इक्वल लेकर जाता है. एंड इन अदर वर्ड्स whatever will be the product used, all will be sold and there will be no role of stock finished. और यहाँ पर स्टॉक का कोई रोल नहीं रहता है कि वो फिनिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन हम सेल्स से जो है आपका जो है बीईपी फाइंड कर सकते हैं. नो चेंज इन जनरल प्राइस लेवल्स. ये भी देखा जाता है कि जो जनरल प्राइस लेवल्स हैं उनमें भी कोई चेंजेस नहीं होते हैं. यानी कि इट इज अज्यूम दैट ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड देयर इज विल बी नो चेंज इन जनरल प्राइस लेवल. जनरली जो प्राइस लेवल्स हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स है, लेबर है एंड अदर ओवरहेड्स हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं आते. ये भी ब्रेक-इवन एनालिसिस में अज्यूम किया जाता है. 9 पॉइंट है अनचेंज सेल्स मिक्स. सेल्स मिक्स में भी अनचेंज रहेगा, यानी इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको भी चेंज नहीं करना है. देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट. इफ सेवरल प्रोडक्ट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, द सेल्स मिक्स विल बी कांस्टेंट. बहुत सारे प्रोडक्ट आपके हम बेचते हैं तो सेल्स मिक्स विल बी कांस्टेंट हो सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है. इसके अलावा रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड कॉस्ट अगर हम देखें तो एन इम्पोर्टेंट assumption of break-even analysis is that volume of production is only factor which does affect the cost of production. volume of production केवल एक ऐसा फैक्टर है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है, तो इसीलिए ब्रेक-इवन एनालिसिस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल रहता है. इसके अलावा लिमिटेशंस भी आपकी होती हैं, हर एक चीज की कुछ ना कुछ खामियां भी होती हैं, तो यहाँ लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस भी आया है. तो बेसिकली ब्रेक इवन एनालिसिस इज बेस्ड ऑन various assumption and these assumptions have certain inherent limitations also, and I discussed with you these things. The first one is division in fixed and variable cost की बात यहाँ की जा रही है. तो it may be difficult to divide all cost into fixed and variable cost. ये बिजनेसेस में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि सभी कॉस्ट को केवल दो कैटेगरी में बांटा जाए. मोर ओवर इन मेनी केसेस कॉस्ट में नॉट रिमेन either absolutely fixed or absolutely valuable variables in relation to the volume of output. तो absolutely variable है या absolutely fixed cost है, ये बहुत टिपिकल हो जाता है कई बार बिजनेसेस में. दूसरा जो इसकी लिमिटेशन है ये बताएगी, स्टैटिक कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, यानी कि ब्रेक इवन एनालिसिस अज्यूम स्टैटिक सिचुएशन. स्टैटिक सिचुएशन को यहाँ अज्यूम किया जाता है, मीन्स दैट कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये बहुत समय तक नहीं रह सकता एक जैसा, इन चेंज आते रहते हैं. लाइक इट अज्यूम दैट नो चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल, ये पॉसिबल नहीं है, चेंजेस होते रहते हैं. एंड सेलिंग प्राइस में चेंजेस होते रहते हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी चेंज होती है, इफिशिएंसी ऑफ मशीन चेंज होती है, जिसके कारण ब्रेक इवन एनालिसिस में हमारा ब्रेक इवन पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं. बट इन प्रैक्टिस there is constant change in these factors. Constantly change hota hai as management wants to improve the production system, then it increase the efficiencies. अगर मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी.
थर्ड इज लिमिटेशन ऑफ लीनियर बिहेवियर ऑफ कॉस्ट की बात भी हम यहाँ पर करेंगे, जो हमने अजम्पशन में भी की है. इट इज अज्यूम दैट फिक्स कॉस्ट आर कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ वेरिएबल एंड कॉस्ट, इट वेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द प्रोडक्शन. लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो कांस्टेंट बताई गई है एट ऑल लेवल ऑफ लेवल्स, एंड वेरिएबल कॉस्ट इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू आउटपुट. और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो वरी करती है प्रोडक्शन लेवल के हिसाब से. तो however each such linear behavior of course is valid and only within a limit range of the operation, and in many cases cost curve may not be exactly a straight line. cost curve जरूरी नहीं है कि straight line हो, वो ups and downs भी हो सकता है, curving भी हो सकता है. तो different fourth thing है difference in production and sales. So there are differences in production. It is not necessary that production and sales will be equal. जरूरी नहीं है कि प्रोडक्शन और सेल्स दोनों इक्वल हो. कई बार क्योंकि इन्वेंट्री बच जाती है, स्टॉक बच जाता है, तो ये हमें देखना पड़ेगा. तो अगर वो बच गया हम उसको नहीं लेते हैं, हम सेल्स को लेते हैं इसीलिए. तो सेल्स और प्रोडक्शन जरूरी नहीं दोनों इक्वल है, सेल्स आपका अलग भी हो सकता है. And fifth one is changes in sales mix. This is another important limitation, यानी कि the quantum of the production and product mix may be kept constant, but the quantum of sales and sales mix may not be the anticipated. तो ये भी ध्यान रखना है कि चेंज जो है सेल्स मिक्स में होते रहते हैं, तो ये हम फिक्स नहीं मान सकते हैं इनको. मैक्सिमम ऑप्टिमम प्रोडक्शन की बात यहाँ की गई है, तो ये देखा जाएगा. In that analysis, assume that there should be a maximum production for machine, maximum profit. अगर हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाने जाते हैं तो हम ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा. बट इन प्रैक्टिस डिसीजन ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड. लेकिन प्रैक्टिस में प्रैक्टिकली हम देखें तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन जो है वो रिक्वायर्ड होता है, एंड नॉट दैट मैक्सिमम ऑफ प्रोडक्शन. तो मैक्सिमम प्रोडक्शन यहाँ रिक्वायर्ड नहीं होगा. कैपिटल एम्प्लॉयड इज इग्नोर्ड, ये यहाँ पर इग्नोर किया जाता है. तो break-even analysis ignore all consideration of capital employed in the production. कितनी कैपिटल लगा रहे हैं वो इग्नोर है ये, तो ये लिमिटेशन है इसकी. एंड प्रेजेंट्स ओनली वन साइड ऑफ प्रॉफिट प्लानिंग, तो ये थोड़ा सा यहाँ कमी महसूस होती है. लिमिटेशन ऑफ लैक परफेक्ट कंपटीशन भी यहाँ पर नहीं होता है. दिस एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन पे बेस्ड है, बट इट इज अज्यूम दैट a firm can sell any quantity of its output at a given price. तो जो फर्म है वो कोई भी क्वांटिटी पर बेचती है किसी भी गिवन प्राइस पे, तो इट इज़ नॉट ट्रू इन प्रैक्टिस. लेकिन ये जरूरी नहीं है. प्रैक्टिसली हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा वरीड करता है. सेल्स ऑफ मैनी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो दिस एनालिसिस इज ऑफ डाउटफुल वैलिडिटी इफ द बिजनेस इज सेलिंग अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट प्रॉफिट मार्जिन. अलग अलग प्रोडक्ट्स हम बेचते हैं, एक ही कंपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बेचती है, तो डिफरेंट मार्जिन भी उनका होता है. तो ये सबके लिए फिर अलग अलग बीईपी निकालनी पड़ती है, सबके लिए कंबाइंड बीईपी नहीं हो सकती है. तो इस तरह के ये कई सारी लिमिटेशंस हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. देन एप्लीकेशंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस भी यहाँ पर दी गई हैं. कुछ एनालिसिस हैं, जैसे कहाँ कहाँ इनको हम यूज कर सकते हैं. बेसिकली ब्रेक इवन एनालिसिस इज वेरी यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर द प्रॉफिट planning and decision making. बहुत important है, and it can be helpful under applying for selecting and best proposal, for testing of the profitability of proposal actions, and for the various other decisions. Some important areas of its uses or applications are as: first one is determination of break even point. तो ये इसका इंपॉर्टेंट थिंग है कि ब्रेक इवन एनालिसिस ब्रेक इवन पॉइंट को फाइंड आउट करने में हेल्पफुल होता है. सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एट डिफरेंट लेवल ऑफ सेल्स. अलग अलग सेल्स लेवल पर अलग अलग प्रॉफिट को हम फाइंड कर सकते हैं, ये कैलकुलेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस. डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स इनटू टू अर्न द डिजायर्ड प्रॉफिट. सेल्स कितना करना होगा डिजायर्ड प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, ये हम इसको फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस. फिक्सेशन ऑफ न्यू सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें एट ए पार्टिकुलर ब्रेक इवन पॉइंट, एक पार्टिकुलर ब्रेक इवन पॉइंट पे नए सेलिंग प्राइस को हम फिक्स कर सकते हैं. एस्टिमेशन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भी हम यहाँ पे एवेल्यूएट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, एस्टिमेट बना किया जा सकता है, जैसे कि हमने डायग्राम में आपको दिखाया था, तो वो भी यहाँ देख सकते हैं. एस्टिमेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑन बीईपी एंड सेल्स. तो बीईपी एंड सेल्स में जो चेंजेस हैं, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस हैं फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के बीईपी एंड सेल्स के, क्या है उसका भी एस्टिमेशन किया जा सकता है. कैलकुलेशन ऑफ नेसेसरी सेल्स टू कवर प्रपोज्ड एक्सपेंसेस. प्रपोज्ड एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए क्या क्या नेसेसरी सेल्स हमें करनी पड़ेगी, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. मेक और बाई डिसीजन में अभी वन पॉइंट आपकी हेल्पफुल होती है.
and it is also helpful in determination of optimum sales mix. So thank you very much, and this is all about the break-even analysis. So in that particular session, I discussed with you the break-even analysis, meaning and definition of break-even point, then assumptions of break-even analysis, limitation of break-even analysis, and the applications of break-even analysis. I hope you understand. If you have any queries, then come and call me. Thank you very much.